नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 24 सितंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखेंगे। हम पहली खबर देखेंगे कि खाड़ी देशों में फैला है पीएफआई का फंडिंग नेटवर्क। तो इसे लेकर कि क्या की है जांच सिक्योरिटी एजेंसीज ने। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी एजेंसीज को देखेंगे यानी ईडी को देखेंगे, वो एनआईए को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीयों के खिलाफ हिंसा रोकने में असफल कनाडा सरकार से ने जताई सख्त नाराजगी। तो यहाँ पर हम कनाडा की मैप का एनालिसिस करेंगे। हर उपभोक्ता को अपने कॉलर को जानने का मिलेगा अधिकार, रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। तो देखेंगे कि क्या है नया जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 और उसको लेकर क्या कहा है अश्विनी वैष्णव जी ने, जो दूरसंचार मंत्री हैं। और यहीं पर हम देखेंगे कि जो डाटा प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। पर्यावरण की आड़ में विकास रोकने वाले अर्बन नक्सल से सतर्क रहे। तो देखेंगे कि अर्बन नक्सल क्या होता है। और यहीं पर जो प्रधानमंत्री जी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस पर्यावरण मंजूरी की बात की है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या आती है और इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। और सरदार सरोवर बांध को देखेंगे कि वो कहाँ पर बना हुआ और किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। सीवेज कचरा प्रबंधन में पंजाब सरकार विफल, एनजीटी ने लगाया 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, वो एनजीटी के बारे में देखेंगे। भारत में बाल मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट। तो देखेंगे कि बाल मृत्यु दर क्या होती है। फिर उसके बाद देखेंगे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या होती है और भारत की स्थिति क्या है, उसमें सुधार हुआ तो किस वजह से सुधार हुआ। ईरान में हिजाब विरोधी लहर का संदेश। तो देखेंगे कि ये हिजाब है क्या और किस तरह से हिजाब को पहना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण। तो इन दोनों को आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि प्रदूषण नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, प्रदूषण नियंत्रण न किया जाए तो क्या होगा और क्यों ये जो चर्चा में बना रहता है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण डिग्रेडेशन, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंस। तो इन सब से आपको मिलाकर इसको देखना होगा। फिर हम देखेंगे कि डॉलर की मजबूती से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉलर की मजबूती होती है तो इसके पीछे क्या कारण होता है, तो इससे आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी क्या होगा, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाने के लिए और इससे क्या फायदा मिलेगा। 15% यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह। तो देखेंगे कि जो यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है, उसकी अन्य बातों को देखेंगे। यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए बने मोदी और पोप और गुटेरेस की समिति। तो देखेंगे इसके क्या मायने हैं। हिजाब पर ईरान सरकार अड़ी, अमेरिका ने ईरानी सैन्य बलों पर लगाए प्रतिबंध। तो ईरान में की मैप को एनालिसिस करने को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन। तो यहाँ पर हम देखेंगे G4 के बारे में देखेंगे, ब्रिक्स के बारे में देखेंगे और विकासशील देशों के समूह L69 को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ तो उसको देखेंगे कि मंगल की कक्षा में पहुंचा यान। तो हम मंगलयान के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, कब छोड़ा गया था और पहले प्रयास में किस तरह से सफलता मिली थी भारत को। फिर हम पूना जो समझौता पूना पैक्ट उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम नक्सल क्या होता है, अर्बन नक्सल अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है। उसके बाद हम वर्ल्ड करेंसी क्या होती है। फिर उसके बाद हम प्रवर्तन निदेशालय के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एनआईए के बारे में देखेंगे। उसके बाद आरबीआई किस तरह से जो मनी सप्लाई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है यानी यूएसए और इंडियन रुपये में क्या संबंध होता है, उससे भारतीय जो इकोनॉमी उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम कनाडा के मैप को देखेंगे। फिर हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण को देखने का प्रयास करेंगे यानी एनजीटी को। फिर हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को देखेंगे कि किस नदी पर बनाया गया और इसका क्या उद्देश्य था। फिर हम इसरो की वेबसाइट को देखेंगे, जो इसरो ने जो मंगल मिशन था वो लॉन्च किया था, वो कब लॉन्च किया था, उसका क्या उद्देश्य था उसको देखेंगे। फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे और यहाँ पर मार्स की लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे। फिर अन्य मैप देखेंगे इसी का सोलर सिस्टम का।
कि किस तरह से जो लैंडर है वो लैंड करता है जो मार्स की भूमि पर, तो उसको एक क्लिप के थ्रू समझेंगे ये मंगल या मंगल ग्रह। फिर हम मिडल ईस्ट को देखेंगे यानी खाड़ी देशों को देखने का प्रयास करेंगे, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में कैसी है। फिर हम जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स उसको देखने का प्रयास करेंगे, G4 को देखेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, सर्कुलर इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे, इसका एम क्या है बायोफ्यूल का, इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे की जाती है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में एक अन्य मैप से समझने का प्रयास करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होता है। फिर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे, फिर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको देखेंगे कि वो क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि जो रेमिटेंस का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, रेमिटेंस होती क्या है। फिर देखेंगे कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप होती हैं। फिर पर्पस क्या होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। फिर होता क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती हैं। फिर देखेंगे कि जो डाटा प्रोटेक्शन है, जो डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हम जो देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डाटा। फिर हम देखेंगे कि जो ये प्राइवेसी होती है इंफॉर्मेशन की उसको समझने का प्रयास करेंगे, ऑटोनॉमी प्राइवेसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। फिर हम हिजाब को देखेंगे, बुर्का है, निकाब है, इनमें क्या अंतर होता है। फिर 5 फैक्ट्स अबाउट हिजाब, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये आज हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। खाड़ी देशों में फैला है PFI का फंडिंग नेटवर्क। तो GS3 इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और कैसे इसको जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो काउंटर करने का प्रयास कर रही हैं। तो खाड़ी देशों से रेमिटेंस के रूप में आता है फंड, फिर खाते में होता है जमा। तो भारत में आतंकी और हिंसक गतिविधियों के लिए जांच एजेंसियों का सामना कर रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खाड़ी देशों में फंड जुटाने का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा है। एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए PFI फंड सीधे अपने खातों में नहीं मांगा था, वो खाड़ी देशों में काम करने वालों की और रेमिटेंस के रूप में पैसा भारत मंगाता है और उसके बाद अपने खातों में डोनेशन के रूप में दिखाता है। और कहीं ना कहीं जो विदेश में रहने वाले की ओर से अपने स्वजन को भेजा जाने वाला पैसा रेमिटेंस कहलाता है। तो इस तरह से किया जाता है फर्जीवाड़ा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खाड़ी में काम करने वाले अपने समर्थक भारतीयों के माध्यम से उनके स्वजन के खाते या फिर उसके खाते से भारत में स्थित NRI यानी जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में फंड ट्रांसफर करता है। बाद में उस फंड को कैश में या फिर सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खाते में जमा करा दिया जाता है और PF इसे भारत में आम लोगों से मिलने वाले डोनेशन के रूप में दिखाता है। तो यहाँ सीधा सा समझने का प्रयास करें अपन, तो फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है कि जैसे मध्य पूर्व की कंट्री है तो उनको देखते पहले। तो ये मध्य पूर्व की कंट्रीज हो गई जिसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन। तो अब यहाँ पर जो भारतीय काम करने के लिए जाते हैं, अब वो यहाँ पर काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब पैसा कमाएंगे तो वो कहाँ भेजेंगे, तो अपने फैमिली को पैसा भेजते। तो अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से इसका जुगाड़ निकाला कि उसने क्या किया कि जो यहाँ पर जो NRI रहते जो काम करने के लिए गए, तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इन जो काम करने के लिए मजदूर गए उनको पैसा देता है और ये पैसा जो ये मजदूर है अपने फैमिली को भेजते हैं। और जो पॉपुलर इंडिया के जो एजेंट रहते हैं भारत में, वो जो इन काम करने वाले जो मजदूरों के जो फैमिली होती है उनके अकाउंट से जो पैसा है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। या फिर इससे दिखा देता है कि कैसे जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डोनेशन दे रहे। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं इन पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में कर रहा था, आतंकवादी तस्करी में है, हिजाब जैसे मामलों को भड़काने में इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो इसी को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी ने इस पर छापे मारे हैं। ये जोग्राफिक लोकेशन आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये द पर्शियन गल्फ हो गई है, ये लोकेशन दिखाए हैं, इसकी वर्ल्ड लोकेशन में कहाँ है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज। एक अन्य मैप आप देखने का प्रयास कीजिए तो ये लोकेशन आपको दिखेगी मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया। रेमिटेंस को समझने का प्रयास करते तो रेमिटेंस क्या होती है, तो ये इमिग्रेंट्स यानी जो भारत से बाहर गए, तो यहाँ पर दिखाया होगा जैसे मान लीजिए कनाडा गया है या मध्य पूर्व में गए हमारे
जो NRI हैं तो वो वहाँ से काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो पैसा भेजते हैं किसको? अपनी होम कंट्री में अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। अब यहीं पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसने क्या किया कि जो इमिग्रेंट्स है उनको पैसा ट्रांसफ़र किया और इनके अकाउंट से अब इनकी फैमिली को ट्रांसफ़र कराया और यहीं से उसने जो इनकी फैमिली इनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराया। तो इस तरह से उसने ट्रांजेक्शन दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो भारत में रहने वाले लोग ही जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसको डोनेशन दे रहे, तो जिससे वो कहीं ना कहीं इसको कानूनी रूप से वैध दिखाना चाहता था। लेकिन जो ED है NIA ने उसके इसकी पोल खोल दी। कंसिडरेशन, तो इसमें क्या है कि एक्सचेंज रेट को कंसिडर किया जाता है। व्हाट ट्रांसफर प्रोवाइड टू यूज, हाउ विल टेक लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल टेक, इसमें फीस लगती है, तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाता है। इसका अच्छा बात क्या है, तो ये सपोर्ट करता है फैमिली को एंड होम कंट्री को, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। रेमिटेंस कैन कम विथ हाई फीस, तो इसका नकारात्मकता बताई गई है कि इसकी जो फीस होती है हाई होती है। और जो फन फैक्ट दिखाया कि रेमिटेंस सपोर्ट 1 in 9 पीपल वर्ल्ड वाइड, तो दिखाया हुआ कि किस तरह से जो रेमिटेंस क्या होती है, हमें देखना है कि रेमिटेंस क्या होती है, इसके अच्छा और बुरा क्या है, इसमें क्या कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ दिखाया हूँ कि जो रेमिटेंस किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती हैं, तो सिंपल सी है कि उसे जो इमिग्रेंट है वो बैंक में जाएगा, फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ट्रांसफ़र करा सकता है और सीधे इनके थ्रू कहीं ना कहीं जो होम कंट्री है उसमें जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाउ इट वर्क, तो सेंडर भेजने वाला फिर रेमिटेंस सर्विस में जाएगा, फिर लोकल बैंक में जाएगा, फिर उसके बाद जो बैंक ओवरसीज है उसके बाद जो फंड्स टू फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका यूजेस क्या होता है, तो सपोर्ट फॉर फैमिली, डिजास्टर रिलीफ मिलती है और एजुकेशन फंडिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसकी होम कंट्री में जो उसकी फैमिली रहती है वो। इस तरह से हमको इसके काम कैसे करता है और इसके उपयोग क्या होते हैं उसको देखना है। तो ये NIA राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना, इन सब की और सीमा पार से आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए कहीं जो इस एक एजेंसी की जरूरत थी कि जो इस तरह की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोक सके। तो इसी की जरूरत को देखते हुए जो NIA है उसकी स्थापना की गई है। तो NIA अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को स्थापित किए गए। अब देख लेते कि जिसने कौन कौन से संगठनों को प्रतिबंधित कर रखा है। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए गए संगठनों की सूची, तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिज उल मुजाहिदीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जमात उल मुजाहिदीन, IAS तहरीक उल मुजाहिदीन, तो इन सबको NIA ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो हमने कल इसके बारे में देखा, तो आज केवल छोटा सा ओवरव्यू ले लेते कि ये किस कानून के तहत काम करती है। तो प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। तो ये किन कानूनों के तहत कार्रवाई करता है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, इसे निरस्त कर दिया गया है। तो ये मेन जो कानून है धन शोधन और एक भगोड़ा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो इसे आप जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। भारतीयों के खिलाफ हिंसा रोकने में असफल कनाडा से सरकार ने जताई सख्त नाराजगी। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और छात्रों को सतर्क रहने की दी सलाह। कनाडा के अधिकारियों के बार बार कहने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। खालिस्तान और पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीयों को निशाना बना हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। तो अब हम कनाडा को मैप को देखते हैं। तो ये कनाडा का मैप कौन से महाद्वीप में आ गया, तो उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप में अवस्थित है। ये USA और ये कनाडा की लोकेशन। तो कनाडा, ये अलास्का प्रांत किसका, USA का प्रांत हो गया। ये यूकॉन रिवर, ये मैकेंजी रिवर है, कहाँ से निकल रही, तो ग्रेट स्लाव लेक से निकल रही है। ये ग्रेट बियर लेक, ये मैकेंजी नदी कहाँ जाकर गिर रही, तो ब्यूपोर्ट सी में जाकर गिर रही है। ये अथाबास्का रिवर्स,
ये लेक विनिंगपे, ये नेल्सन रिवर से कहाँ से जाकर निकल रही है, तो लेक विनिंगपे से नेल्सन रिवर निकलती है और कहाँ जाकर गिर जाती है, तो हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। हडसन स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो हडसन खाड़ी और लेब्राडोर सी को। डेविस स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो बेपिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को। ये बेपिन आइलैंड्स, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स से विक्टोरिया आइलैंड्स या बैंक आइलैंड्स, ये कनाडियन शेल्स, ये कनाडियन शेल वाला क्षेत्र हो गया है। ये कनाडा का ओंटारियो, लेक विनिंगपे देख लिया हमने। ये पीस रिवर, ये प्रेशर रिवर, ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये अल्बर्ट, ये मोन्टिवा, ये ओंटारियो, ये क्यूबेक। और यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स अवस्थित हैं, ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक एरी, ऑन्ट्रियो। और यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और कहीं ना कहीं जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर जाती है। ये ओटावा रिवर। और ये नीचे वाला क्षेत्र यूएसए वाला आ गया, ये कोलंबिया रिवर्स, ये यूकॉन, ये ग्रीनलैंड। और इसे आप देखने का प्रयास कीजिए और अच्छे से इसके एनालिसिस कीजिए। हर उपभोक्ता को अपने कॉलर को जानने का मिलेगा अधिकार, रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। तो GS2 राज्य व्यवस्था GS3 सिक्योरिटी सिर्फ जोड़ सकते हैं। तो सभी उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होगा कि उन्हें कौन कॉल कर रहा है। इससे साइबर धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। सभी प्रकार की वॉइस कॉलिंग से लेकर डाटा और इंटरनेट कॉलिंग के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म को कॉलर का KYC यानी नो योर कस्टमर कराना अनिवार्य होगा। इनको ध्यान में रखते हुए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का मसौदा तैयार किया गया है। KYC में धोखाधड़ी या हेरफेर करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना या कैद का प्रावधान किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो समग्र डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसी की दिशा में कहीं ना कहीं, और इसके बाद डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाएगा। तब तो हम देखते हैं डाटा से संबंधित कुछ जानकारियों को। यहाँ दिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे क्या क्या किया जा सकता है। तो इम्प्रूव इफिशिएंसी, वेब डाटा, ट्रांजेक्शनल डाटा, इंक्रीज परफॉर्मेंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डाटा क्या है, तो कस्टमर एक्विजिशन, मार्केट इंसाइट, इनोवेशन किया जा सकता है, सोशल मीडिया लिसनिंग, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग। तो ये इसकी महत्ता होती है किसकी, बिग डाटा की। अब सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्शन ऑल इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें दिखा हो कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसमें दो चीज शामिल, एक इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती, तो प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल। तो इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल में क्या हो गया, तो स्टूडेंट और पेशेंट रिकॉर्ड्स हो गए। यहाँ पर जो इसने बात की थी इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, तो कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स हो गया। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो गई, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। तो ये दो हो गई, यानी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, और इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन क्या हो गई। उसके बाद ऑटोनॉमी प्राइवेसी, तो ऑटोनॉमी प्राइवेसी में इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को और एक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू कंडक्ट एक्टिविटी विदाउट कंसर्न ऑफ और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो इंडिविजुअल में क्या हो गया, तो वेबसाइट विजिटेड, रिसर्च बीइंग कंडक्टेड एंड रिलेटेड डाटा। तो ये ऑटोनॉमी प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो डाटा है उसकी महत्ता क्यों है, क्यों दिन पर दिन जो डाटा है उसको लेकर जो नए नए प्रावधान आ रहे हैं कि ताकि जो नागरिक की सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा सके। धोखाधड़ी है, साइबर सिक्योरिटी है, इनसे जो आम नागरिक है उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जा सके ताकि इनके हितों की रक्षा की जा सके। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो इसकी डाटा है उसकी दिन पर दिन महत्ता क्यों बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं अगली खबर को। पर्यावरण की आड़ में विकास रोकने वाले अर्बन नक्सल से सतर्क रहे। तो GS2 GS3 से जोड़ सकते हैं। GS3 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बोले गुजरात का सरदार सरोवर बांध इन्होंने ही सालों रोके रखा था। तो पर्यावरण की आड़ में विकास कार्यों में बेवजह अड़ंगेबाजी करने वालों से बचने की सलाह देते हुए मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोग अर्बन नक्सल है। और उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता है यह उन्होंने देखा है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध इसका उदाहरण है, जिससे अर्बन नक्सलियों और विकास विरोधियों ने कैसे सालों तक रोक रखा। और यहीं कहीं ना कहीं उन्होंने पर्यावरण मंजूरी
फॉरेस्ट क्लियरेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की तो देखते हैं कि ये क्या है। तो पहले जानते हैं कि नक्सल क्या होता है। तो 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में जमींदारों के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी यानी सीपीएम से बाद में इसी सवाल पर अलग हुए एक धड़े ने चारों मजूमदार के नेतृत्व में यह संघर्ष चलाया। उनका साफ मानना था कि सीपीएम अपने राजनीतिक मकसद से भटक चुकी और उन्होंने यह अलग रास्ता अपनाया था। बाद में नक्सलबाड़ी आंदोलन को दमन हो गया, लेकिन कई कम्युनिस्टों ने उस आंदोलन में अपनी आस्था जताते हुए अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां या समूह का गठन किया। वे खुद को नक्सलवादी धारा से जुड़े हुए मानते थे, इसलिए उन्हें नक्सल कहा गया। हालांकि हथियारबंद संघर्ष में ऐसे ज्यादातर समूह या तो दूर रहे या फिर उन्होंने बाद में इसे कारगर नहीं मानते हुए छोड़ दिया। जहां तक शहर या गांव का सवाल है, तो नक्सलबाड़ी आंदोलन के समय और उसके बाद भी शहरों में रहने वाले छात्र छात्राओं, युवाओं, मजदूरों, बुद्धिजीवियों का आंदोलन को समर्थन प्राप्त था। तो अब देखते हैं जो अर्बन नक्सलिज्म की बात करें तो क्या है। तो शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोगों जो मौजूदा सत्ता का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अर्बन नक्सल या उनका समर्थन कहा जा रहा है। इनमें तरह तरह के मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील और यहाँ तक कि कांग्रेस और दक्षिणपंथ से जुड़े कुछ लोग भी शामिल है। तो इस तरह से हमें एक ओवरव्यू लेना था कि अर्बन नक्सल क्या होता है। तो अब देखते हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। तो पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाने को ही इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ कि इथेनॉल का कैसे निर्माण होता है, किस तरह से वो फ्यूल स्टेशन तक पहुंचती है। तो एक क्रॉप है, क्रॉप में क्या लिया हो तो गन्ना है, गन्ने का क्या किया जाएगा, फिर फर्मेंटेशन किया जाएगा, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन के बाद उससे इथेनॉल बनाया जाएगा, इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी, यानी पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को ही ब्लेंडिंग बोल रहे हैं। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ जाएगा, फ्यूल स्टेशन पे जाएगा, और फ्यूल स्टेशन के बाद ये जो गाड़ियाँ है वाहन है उनमें डाला जाएगा। तो इस तरह से ये एक चेन चलती है इसकी। अब यहाँ पर एमिंग फॉर अन इको बूस्ट। तो ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैव अलाइड फियर्स ओवर मिक्सिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड से इट कैन नॉट डैमेज इंजन। तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है इससे इंजन को डैमेज नहीं होगा, बस उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल ऑब्टेनिंग प्राइमरली फ्रॉम शुगर केन, यानी इनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है तो गन्ने से ऑब्टेन किया जाता है और फसलों के अवशेष से इनको बनाया जा सकता है। ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विथ पेट्रोल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड हेल्प द इन्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट हैड set a target of 10% of ethanol per liter of petrol. Ethanol is blended through a separate pumping and metering mechanism. Once blended, ethanol cannot be separate from petrol, since ethanol can absorb moisture from the atmosphere, or dealers say it can cause issue with ethanol vehicle engines. तो इस तरह से हमें बायोफ्यूल के बारे में देखना है कि कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, इसका सरकार का टारगेट क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह से हमारी जो क्रूड ऑयल पे उसे डिपेंडेंस कम करेगा, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको बचाने में भी मदद मिलेगी। दूसरा है किससे किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कहीं जो है इथेनॉल उसको जो गन्ना है, जो फसलों के अवशेष से इसका निर्माण किया जा रहा है, तो उनसे जो फसल अवशेष है उसका भी निपटान हो सकेगा। और दूसरा है कि उससे जो किसानों की आय को भी दुगना करने में मदद मिलेगी। सर्कुलर इकोनॉमी दिखाया हो कि सर्कुलर इकोनॉमी किससे काम करती है। तो मेक यानी कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका यूज़ किया, फिर उसका वापस रीयूज़ किया, रीमेक किया, रिसाइकल किया। तो इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी चलती रहती है। एक अन्य मैप दिखाया हुआ सर्कुलर इकोनॉमी का, जिसमें दिखाया हुआ कि किस तरह से जो प्रोडक्ट से उनका निर्माण किया जाता है, किस तरह से उनका रीयूज़ किया जाता है, किस तरह से रिसाइकल किया जाता है। तो यहाँ दिखाया हूँ कि रिपेयर एंड रीयूज, थ्रो अवे, फिर उसके बाद कैरी ऑन, द एंड, रिसाइकल्ड मटेरियल जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल के बाद अब जैसे ट्रेडिशनल क्या होता है, तो यहाँ से जैसे हम शुरू करें वापस से, तो रॉ मटेरियल ट्रेडिशनल प्रोसेस के थ्रू उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, उसको सेलर को पास जाएगा, सेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर उसको थ्रो अवे कर देगा और इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें क्या किया जाता है कि जो रॉ मटेरियल है, रिसाइकल्ड मटेरियल्स, रीथिंकिंग, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडर, यूजर एंड शेयर और रिपेयर एंड रीयूज और कैरी ऑन। तो इस तरह से जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक आइडियल इक्वेशन को भी दिखाती है कि किस तरह से जो प्रोडक्ट है उसी का
बार बार इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उसमें इस्तेमाल में कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं। यहाँ पर उसी तरह से एक पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है कि लैपटॉप है, बैग्स है, मोबाइल है, कोई मशीन है, टेबल है। तो इस तरह से हमको सर्कुलर इकोनॉमी को समझना है कि सर्कुलर इकोनॉमी किस बेसिस पे, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। एक अन्य मैप है सर्कुलर इकोनॉमी का, एनर्जी एंड मटेरियल इनपुट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस, फिर डिस्पोजल, वेस्ट एंड इमिशन, लीकेज। तो डिस्पोजल के यहाँ दिखाया हो कि लॉन्गर यूज, इंटेंसिफाई यूज, डीमटेरियलाइजेशन, और यहीं से डिस्पोजल से रीयूज कर लिया जाए उसका, या रीमैन्युफैक्चरिंग या रीपर्पसिंग, यानी वापस उसका पुनर्निर्माण किया जाए या वापस उसका रिसाइकल किया जाए। तो इस तरह से जो सर्कुलर इकोनॉमी है काम करती है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी, यानी सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या होती है। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। व्हाट इज EIA, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट, बट इट आल्सो यूज्ड टू मीन द डॉक्यूमेंट दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी सीधी सी बात है कि कोई प्रोजेक्ट है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को आंकने के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। इसमें दिखाया हो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फ्यूचर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ पेरेंट और प्रपोज्ड एक्शन। तो ट्रांसपेरेंसी, सर्टेनिटी, पार्टिसिपेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी। तो इस तरह से देखना है हमें कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। अब देखते हैं कि जो इसका पर्पस क्या होता है EIA। तो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल साउंड प्रैक्टिसेस एंड मिटिगेशन मेजर फॉर डेवलपमेंट्स। दूसरा है टू इंश्योर दैट एनवायरमेंट consequences were taken into account during planning, designing and decision making process। तीसरा है टू influence how it is subsequently managed during its implementation। और चौथा है टू adverse impact could be avoid और reduce। तो इससे क्या क्या किया जा सकता है कि इससे सतत विकास को बढ़ाया जा सकता है, जो पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले उनका आकलन किया जा सकता है। उनका आकलन करेंगे तो उसके बाद उनको कम करने के साधन भी ढूंढे जा सकते हैं, और इससे जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके जो प्रतिकूल जो प्रभाव होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो कोई प्रोजेक्ट होता है उसका जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके किस तरह से जो उसे रोका जा सके, उसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाया जा सके, उसके जो हार्मफुल प्रभाव उनको कम किया जा सके, वहाँ के समुदाय से उससे कंसर्न किया जा सके। तो इस तरह से इस पिक्चर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई हुई है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। तो इज एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड एंड टू व्हाट स्केल। फिर असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट रिस्क। तो व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड टू डिटरमाइन इन्वायरमेंट रिस्क। मिटिगेशन, व्हाट मेजर will be followed to minimize assessed environment impact। decision making, regulatory agency will make the final decision on the permit issuance। monitoring, how will environmental parameters be regularly monitored for possible impacts। तो इस तरह से हमको इसकी प्रोसेस को समझना है कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस की जाती है। एक अन्य मैप दिखाया हुआ है EIA का, जिसमें स्टेप पहले साइट का सिलेक्शन किया गया, फिर कंडक्ट किया गया EIA, फिर अप्लाई फॉर NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर SPCB अरेंज पब्लिक हियरिंग, यानी पब्लिक हियरिंग की जाती है कि उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा या उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इस प्रोजेक्ट से। फिर पांचवी स्टेप है अप्लीकेशन फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस EIA रिपोर्ट, एंड सेकेंड NOC फ्रॉम SPCB। आखिरी स्टेप क्या है, तो रिव्यू बाय इन्वायरमेंटल अप्रिशियल कमेटी, चेंज सजेस्टेड कर सकती हैं, एक्सेप्टेड कर सकती हैं, रिजेक्टेड कर सकती हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, जनरलाइज प्रोसेस फ्लो शीट ऑफ EIA प्रोसेस। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीवेज कचरा प्रबंधन में पंजाब सरकार विफल, NGT ने लगाया 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो GS2 GS3 से जोड़ सकते हैं, डिग्रेडेशन से, पर्यावरण से। तो पिछली बार NGT ने
पश्चिम बंगाल सरकार पर भी कहीं ना कहीं सीवेज कचरा प्रबंधन को लेकर ही जुर्माना लगाया था। तो अभी चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन के तय मानकों पर खरा न उतरने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने पंजाब सरकार पर 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अब हम यहाँ पर एनजीटी के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो दिनांक 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों पर बहुअनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अधिकरण के समर्पित अधिकारिता पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देने, उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करता है। अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसलबंदी से 6 माह के अंदर उसके निपटारे हेतु प्रयत्न के लिए अधिशासीधीन है और इसकी जो प्रधान बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब चलते हैं अगली खबर पर। भारत में बाल मृत्यु दर में 3 अंक का गिरावट। तो भारत में 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट दर्ज की गई। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2019 में प्रति 1000 बच्चों में से 35 की मौत हुई थी। 2020 में यह संख्या 32 पर आ गई है। वार्षिक गिरावट दर में देखें तो यह 8.6% है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में शहरों व ग्रामीणों क्षेत्रों में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार बच्चों पर 36 मौतें हुई, वहीं शहरों में यह संख्या 21 रही। देश में समग्र प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है। यह 2019 में 2.1 की तुलना में 2020 में 2.0 पर आ गई है। 2020 में सर्वाधिक टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार 3.0 दर्ज की गई थी, जबकि दिल्ली, तमिलनाडु, बंगाल में यह सबसे कम 1.4 रही। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जो कि शहरी महिला 1.6 की तुलना में अधिक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, और इसको हम जीएसटी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजीज से जोड़कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाल मृत्यु दर में कमी आने की वजह क्या हो सकती है कि एक तो स्वास्थ्य है, बुनियादी ढांचा में वृद्धि की गई है, किस तरह से जो कुपोषण है उससे निपटा गया है, फोर्टिफाइड चावल है या जो पोषण युक्त भोजन है वो पहुंचाया जा रहा है ताकि इस मृत्यु दर से लड़ा जा सके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स registered in a given year to the total number of live births registered in the same year, usually expressed as a rate per 1000 live births it given by the formula। तो infant mortality rate का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year of age in a year अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000। तो इस तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको निकाला जाता है किस पर, 1000 लाइव बर्थ्स पर। अब देखते हैं जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन इफ शी एक्सपीरियंस द करेंटली फर्टिलिटी पैटर्न थ्रू आउट द हर रिप्रोडक्टिव स्पेन 15 से 15 टू 49 ईयर्स, यानी जो एक महिला है जो अपने जीवन काल में यानी जो 15 से 49 साल के बीच में कितने बच्चों को जन्म देती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। द फर्टिलिटी रेट हैज declined across the majority of the state, all state except MP, Rajasthan, UP, Jharkhand, Bihar, Manipur, Meghalaya have attained a replacement. 2.1 is also known as replacement level total fertility rate. This rate keeps a population stable by balancing birth and with deaths। तो भारत जो 2.1 होती है उसका एक तरह से जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, जो एक देश के लिए एक संतुलित जन्म और मृत्यु को दिखाती है। तो यही सब देश हासिल करना चाहते हैं 2.1 को। यहाँ पर दिखाया हूँ कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 2019-21 में जो अर्बन थी उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, तो 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 5 के सर्वे को दिखाया हूँ टोटल
टारगेट टोटल फर्टिलिटी रेट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट द टारगेट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1। तो इस तरह से हमको इस खबर को एक बार ओवरव्यू लेना था कि जो TFR और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हम हिजाब के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि हेड कवर्स वर्न बाय मुस्लिम वुमेन्स। हिजाब क्या होता है कि स्कार्फ स्कार्फ कवर हेड एंड नेक। तो यहाँ पर मुंह तो खुला रहता है लेकिन जो सर है गर्दन उसको ढका हुआ रहता है, ये निकाब दिखा हुआ निकाब। तो इसमें केवल आंखें नजर आती हैं, बुर्का में पूरा शरीर को ढक ली जाता है। केवल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो आंखें दिखती है लेकिन एक तरह से पारदर्शी नहीं रहती पूरी तरह से। और ये अन्य दिखाए हुए हैं, शाल है, अलमरिया है, अमारिया है, हिमार है। तो इसे आप देखने का प्रयास कीजिए। 5 फैक्ट्स अबाउट हिजाब। तो बोथ मेन एंड वुमेन हैव हिजाब। मेन शुड कवर देयर बॉडीज फ्रॉम द नेवल टू द नी। वुमेन शुड कवर ऑल द बॉडी एक्सेप्ट फॉर फेस एंड द हैंड अप टू द रिस्ट। तो इस तरह से आप इन फैक्टों को देखने का प्रयास कीजिए कि हिजाब के बारे में क्या फैक्ट्स है, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ ही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। डॉलर की मजबूती से सेंसेक्स 1020 अंक लुढ़का। तो ये GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं इसको। तो अमेरिका समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज में वृद्धि और डॉलर में मजबूती के चलते शुक्रवार को घरेलू बाजार लगातार चौथे दिन में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें निफ्टी है, सेंसेक्स है, उनमें गिरावट आई है। रुपये के मूल्य में भी गिरकर कहीं ना कहीं एक तरह से 81.09% दर्ज किए गई है रिकॉर्ड। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के एक रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि 10 वर्षीय अमेरिका बॉन्ड पर रिटर्न बढ़ने और डॉलर में मजबूती के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII उभरते बाजार में निवेश निकाल रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग में तरलता में गिरावट, भारतीय मुद्रा में कमजोरी और मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन ने बाजार के दृष्टिकोण को छोटी अवधि के लिए मंदी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक आक्रामक मौद्रिक नीति अपना रहे हैं, जिससे वैश्विक विकास मंदी की स्थिति में है। हालांकि क्रेडिट वृद्धि, कर संग्रह में तेजी के चलते भारत बेहतर स्थिति में है। वर्तमान अस्थिरता कुछ समय के लिए बनी रह सकती है। रुपये में गिरावट कैसे थामेगा RBI? रुपये की कमजोरी की दौर जारी है। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आ रही। तो इसी को देखते हुए हमें देखना है कि आगे आने वाले समय में RBI इसके लिए क्या कदम उठाता है। यहाँ पर दिखा हुआ कि जो फॉरेन रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कितना दर्ज है, तो 545.65 अरब डॉलर रहा है, जो घटा हुआ है। अब देखते हैं हम इसी के बारे में कुछ बातों को। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि किस तरह से जो RBI ये इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ USD यानी USA डॉलर और इंडियन रुपीस को दिखाया हुआ है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरह से जो रुपये को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन दिखाई हुई कि एक कंडीशन है जिसमें जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है, दूसरी कंडीशन है जिसमें रुपया कमजोर हो रहा है। अब मान लीजिए कि अभी जो USA डॉलर के मुकाबले एक USA डॉलर इक्वल टू 70 रुपये था। अब उसकी जो कमजोर हुई वीक इंडियन रुपीस, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, तो 71 हो गई। अब इसका 2 प्रभाव क्या पड़ेंगे, इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी और डोमेस्टिक कंपनीज, एक्सपोर्ट क्या होगा, तो बिकम चीपर, हैंस इट इंक्रीज। इससे क्या होगा कि जो वीक इंडियन रुपीस होने से जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा, और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से जो हमारा व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे पक्ष में भी आ सकता है या उससे संतुलन भी किया जा सकता है। एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीज, तो करंट अकाउंट डिफिसिट इंप्रूव, और हायर एम्प्लॉयमेंट और GDP इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब दूसरी कंडीशन में इसी में कि इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिकम कॉस्टली हैंस इट फॉल्स, तो इंपोर्ट कॉस्ट डिक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव, हायर एम्प्लॉयमेंट GDP। तो इससे GDP में फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का इंपोर्ट कम होगा तो जिससे क्या मिलेगा कि फॉरेन रिजर्व है उसको बचाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारा जो रुपया है या जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी बचाने में मदद मिलेगी, जिससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर घाटे में तो उसे भी संतुलन किया जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन दिखाई हुई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडियन रुपीस, यानी 70 था, अब गिरकर 69 रह गया, तो इसका इनवर्स हैपन्स होगा। जो यहाँ पर हो रहा है उसका इनवर्स हैपन होगा। GDP ग्रोथ स्लो डाउन, और GDP दिखाओ GDP ग्रोथ फास्टर्स। तो इस तरह से इसको आप अन्य तरीके समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो RBI है वो जो USA और इंडियन रुपीस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। यदि मान लीजिए कि जो USA डॉलर है मजबूत होता है
या कमजोर होता है तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। इससे रुपए में विदेशी कारोबार को रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म होगी। सरकार 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो करेंसी है उसके जो वैश्विक करेंसी बनाने में जो मैकेनिज्म है उसको स्थापित करने पर भी बातचीत चल रही है, ताकि जो भारतीय रुपया है उसको वैश्विक करेंसी बनाया जा सके। इससे वैश्विक कारोबार में जो अमेरिका की जो डॉलर पर निर्भरता है उसे कम करने में मदद मिलेगी। और इसके लिए सरकार क्या कदम उठाया है, तो सरकार ने सऊदी अरब के साथ भी इस तरह की बातचीत की है, रूस के साथ बातचीत चल रही है कि किस तरह से जो घरेलू मुद्रा है उनमें व्यापार किया जा सके, ताकि जो अमेरिकी डॉलर है उस पर निर्भरता कम की जा सके। संभावित देशों से आयात की स्थिति, तो यहाँ रूस का दिखाया हुआ है कि आयात और इसमें कितनी बढ़ोतरी आ सकती है यदि रुपये का अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाया जाता है। तो वर्ल्ड करेंसी क्या होती है, तो इस इंटरनेशनल फाइनेंस और वर्ल्ड करेंसी सुपरनेशनल करेंसी अ ग्लोबल करेंसी इज अ करेंसी दैट वुड बी ट्रांजेक्टेड इंटरनेशनली विथ नो स्टेट बॉर्डर्स। इस तरह से हमें देखना है कि जो वर्ल्ड करेंसी है वो क्या होती है। 15% यूक्रेन क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह, तो यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क, खेरसान और जपोरिया क्षेत्रों के रूस में शामिल होने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह शुरू हो गए हैं। तभी हम देखेंगे कि दोनों क्षेत्र कहाँ हैं। यूक्रेन में रूसी शांति के लिए बने मोदी, पोप और गुटेरेस की समिति, तो यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मेक्सिको के प्रस्ताव रखा है कि संयुक्त राष्ट्र जो युद्धरत दोनों देशों के नेताओं को वार्ताओं के लिए एक समिति गठित की जा सके, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हो। यह समिति यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से वार्ता करेगी। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हुई चर्चा के दौरान इस तरह का प्रस्ताव रखा है। तो इससे पता चलता है कि जो भारत है उसकी जो सॉफ्ट पावर है धीरे धीरे बढ़ रही है, भारत की शाख है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। किस तरह से जो भारत है आने वाले समय में जो वैश्विक चुनौतियां है उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है। हिजाब पर ईरान सरकार अड़ी, अमेरिका ने ईरानी सैन्य बलों पर लगाया प्रतिबंध। तो हम ईरान के मैप को देखते हैं। तो ये ईरान का मैप हो गया, जिसकी इसकी सीमा किस किस से लग रही है, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, अजरबैजान, अर्मीनिया, इधर कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लग रही है। ये एल्ब्रुस माउंटेन्स, ये जैग्रोस माउंटेन्स, ये लेक उर्मिया इसके अंदर अवस्थित हैं। ये करून रिवर्स, ये गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हार्मुज, बंदर ए अब्बास, बुशहर, दश्त ए काविर, दश्त ए लूट, यहाँ पर रेगिस्तान अवस्थित है। ये तेहरान इसकी राजधानी हो गई है। माउंट दामावंद, अरक। तो इस तरह से आप इसके मैप का और एनालिसिस कीजिए। अब हम यूक्रेन को मैप को देखते हैं। तो यूक्रेन दिखाया हुआ है जिसकी सीमा इधर मोल्डोवा, इधर रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रूस से इसकी सीमा लग रही है। इधर ब्लैक सी ऑफ अजो, कर्च स्ट्रेट, क्रीमिया पेनिनसुला, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला क्षेत्र, ये डोनेट्स्क रिवर्स जो कहाँ जाकर गिर रही हैं। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र जो निपर नदी के किनारे अवस्थित है, राजधानी हो गई कीव। ये चेरनोबिल, ये ओडेसा पोर्ट्स, ये खेडसन, मारियोपोल। तो इस तरह से आप इस एनालिसिस कीजिए इसके मैप का। सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि ये गुजरात है, और गुजरात में जो मध्य प्रदेश से जो नर्मदा नदी आ रही है उसी पर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, इसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के तहत चालू किया गया था। जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो क्षेत्र है उनको एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरा है कि जो पानी की कमी, जो पानी का संकट है उसको दूर करने के लिए इसका डैम बनाया गया, ताकि जो राजस्थान है, जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें जो नर्मदा मेन कैनाल के थ्रू पानी का सप्लाई किया जा सके। ये कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है, और यहीं पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। अब देखते हैं अगली खबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, आल्सो एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। तो इससे जोड़कर हम इस खबर को देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की
77वीं आम सभा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत समर्थन मिल रहा है। G4 समूह के देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए भारत समेत चारों देशों की सुरक्षा परिषद में शामिल करने की मांग पर कदम तेज करने का आह्वान किया है। भारत के साथ G4 के सदस्यों जापान, जर्मनी और ब्राजील ने ठोस कदम समय सीमा के भीतर इन सुधारों को लागू करने के लिए अपनी सामूहिक कूटनीति पेशबंदी को गति देने की घोषणा की है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन किया गया है। विकासशील देशों के समूह AL69 ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल करने की मांग का समर्थन किया है। तो अब यहाँ देखते कि G4 क्या है, ब्रिक्स क्या है और विकासशील देशों के जो समूह AL69 है वो क्या है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन सब पांचों कंट्री से मिलकर ब्रिक्स का निर्माण होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अचीवमेंट रीजनल डेवलपमेंट, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू नेचुरल कैलेमिटीज, इम्प्रूविंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ऑप्टिमाइजिंग द यूजेस ऑफ रिसोर्स, एनर्जी इफिशिएंसी एंड क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये इन के उद्देश्य रखे गए हैं। अब G4 को देखते हैं। G4 का में कौन सी कंट्री शामिल है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मेन उद्देश्य कि यूएनसी में जो सुधार किया जा सके और जो परमानेंट सीट है उसमें इंक्रीज किया जा सके। तो ये इसका मेन मोटिव है। फॉर्मेशन कब किया गया था, 2005 में किया गया था। टाइप किस तरह का, तो पॉलिटिकल कोऑपरेटिव अलायंसेस से। इसमें मैप में दिखाया हूँ कि कौन सी कंट्री है, तो दक्षिण अमेरिका से ब्राजील हो गया, एशिया से इंडिया, जापान और जर्मनी शामिल हो गया यूरोप से। पर्पस क्या है, तो रिफॉर्म ऑफ द UNSC। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। और यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है G4 का एंड P5 का। तो इसे आप स्वयं देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हमने कल ही इस मैप का एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर दिखाया हूँ कि G4 नेशन और P5 नेशन। G4 में शामिल है भारत और P5 में शामिल यानी जो वीटो पावर है उसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पॉपुलेशन दिखाया हूँ कि भारत सेकंड नंबर पर आता है, पहले पे चीन आता है। टेरिटरी के बारे में दिखाया हूँ कि भारत की जो सीमाएं कितनी है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का है, जो 7वें नंबर पर आता है। यहाँ GDP दिखाई हुई 3P के मामले में, तो पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर भारत आता है। यह GDP नॉमिनल दिखाई हुई जिसमें भारत का 5वां नंबर है, दूसरे पे चाइना, पहले पे अमेरिका। तो UN फंडिंग में पहले नंबर पर चाइना ये USA आता है और 21वें नंबर पर भारत आता है। UN पीस कीपिंग फंडिंग में भारत का रैंक 38 हैं और USA की पहले नंबर पर है। UN पीस कीपर में भारत 5वें नंबर पर आता है और जो अमेरिका है वो 78 रैंक पर आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो जो UN पीस कीपर है उसमें अमेरिका पीछे हैं और भारत आगे हैं। तो UN पीस कीपर में क्या होता है कि किसी देश में मान लीजिए कोई विद्रोह होता है, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अहिंसक घटनाएं, तो उनको रोकने के लिए जो सेना भेजी जाती है UN की तरफ से, उससे बोला जाता है UN पीस कीपर्स। तो उसमें भारत 5वें नंबर पर और अमेरिका 78 नंबर पर है। तो इस तरह से आप इस सारणी का और अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें परमानेंट मेंबर यानी वीटो राइट्स कितने देशों के 5 है, तो 5 है। चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 ईयर टर्म्स तो 10 होते हैं, तो उनमें अफ्रीका के 3, एशिया के 2, लैटिन अमेरिका के 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स 2 और ईस्टर्न यूरोप का 1। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द UN ऑफ मेंटेनिंग international peace and security. It is only United Nations organ that has the power to make decision that member state are obligated to implement. तो इस तरह से हमको इसके बारे में एक ओवरव्यू लेना था कि ये क्या करती हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं, इसमें कितने सदस्य शामिल है और इसी में क्यों बार बार रिफॉर्म को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि इसके जो डिसीजन होते हैं उनको लागू करने के लिए हर कंट्री एक तरह से ऑब्लिगेटेड होती है, उनको लागू करना ही होता है। इस तरह से भारत भी चाहता है कि इसमें उसको शामिल किया जा सके, इसी को लेकर G4 का निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर किए थे हस्ताक्षर। तो 1932 में आज ही महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन मंडल के पक्ष में थे। गांधी जी ने इसे समाज के लिए घातक मानते हुए आमरण अनशन कर दिया था और कई प्रयासों के बाद अंततः इस मसौदे पर सहमति बनी। भारत ने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचा था यहाँ, तो 2014 में
आज ही इसरो द्वारा प्रक्षेपित यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। 10 महीने 19 दिन में यान मंगल की कक्षा तक पहुंचा। यह भारत का पहला अंतरिक्ष ग्रही मिशन था। पहले प्रयास में सफलता पाने वाला भारत एकमात्र देश है। तब इनके बारे में कुछ अन्य बातों को देख लेते हैं। पूना पैक्ट और पूना समझौता। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुना जाता था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का था तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग का था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने साम्प्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलित सहित 11 समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। अब 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल न रहा, परंतु दूसरे और दलित वर्ग अपने दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी इस समय पूना की यरोदा जेल में थे और कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलाव का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तो इस तरह से हमको इसको देखना था कि ये जो पूना पैक्ट है वो क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसको लेकर क्या समझौता हुआ था दोनों के बीच में। यहाँ पर सोलर सिस्टम दिखा हुआ है। जो सूर्य के सबसे पास कौन सा है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून दिखाया हुआ है। और जो मंगल है वो किन 2 ग्रहों के बीच में आ रहा है? तो अर्थ यानी पृथ्वी और जुपिटर के बीच में आ रहा है। सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो 4थे नंबर का ग्रह है। यहाँ पर सोलर सिस्टम में दिखाया हुआ है मार्स को, ये 4थे नंबर पर आ रहा है पृथ्वी के बाद। ये सन के परिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉमेट फ्रॉम और ऑर्ट क्लाउड से ये कुपियर बेल्ट। और ये सोलर सिस्टम दिखाया द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट एंड द सन इज शोन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इक्वल द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। इट इज अबाउट 93 मिलियन मिल्स। तो इस तरह से आप इसका और एनालिसिस कीजिए सोलर सिस्टम का। यहाँ सोलर सिस्टम में दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो प्लैनेट से ग्रह हैं वो सूर्य की तरह चारों तरफ परिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो पृथ्वी है जो कितना समय लेती है अपने एक्सिस पर घूमने के बाद, तो 23 घंटे 56 मिनट के आसपास समय लेती है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। या मंगल का दिखाया हुआ है कि 24 घंटे 36 मिनट जो अपने एक्सिस पर घूमने में समय लगाता है मंगल, तो लगभग पृथ्वी के समान ही इसका भी अपने एक्सिस पर घूमने का समय है। कितना डिग्री घुमा हुआ झुका हुआ है? तो 25 डिग्री दिखाया हुआ है। जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को तो हटा दिया गया ग्रह से और मर्क्यूरी, वीनस को दिखाया हुआ है। तो आप इनका एनालिसिस कीजिए। और यहाँ पर एक अन्य मैप में दिखाया हुआ है कि कितनी जो सूर्य से जो मार्स की उसकी डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द ऑर्बिट पाथ ऑफ अर्थ एंड मार्स। यहाँ अन्य मैप दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो भारत ने अपना जो मिशन है उसको लॉन्च किया था। ये किस तरह से जो रोवर है वो लैंड करता है ग्रह की जो सतह पर। ये
मंगल ग्रह उसका दिखाया होगा किस तरह से, जो पूरा मंगल ग्रह एक तरह से लाल दिखाया हुआ है। अब हम इसरो की साइट पर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि इसरो ने अभी तक कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं। तो ये 67 नंबर पर मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट 2013, नवंबर 5 2013 PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। मेरिटाइन और प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहला कौन सा था, तो आर्यभट्ट, फिर भास्कर 1 रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, एप्पल भास्कर 2 इनसेट। तो इस तरह से आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि जो लॉन्च डेट क्या थी, वे लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो ऑर्बिट टाइप कौन सी थी, एप्लीकेशन क्या थे, उसमें रिमार्क कैसा सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह से आप इसका एनालिसिस कीजिए। हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।